हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए। आज हम यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम किस बुक से प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हैं तो भी आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आज मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास में आपको खुद से लिखवाऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको समझने वाला होता है और इसमें आपको जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर टफ होता है। इसमें याद नहीं हो पाता है कौन सा एक्ट कब आया, कौन सा चार्टर एक्ट है, क्या है ये सब। तो ये मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी ताकि आपके पास एक ओवरव्यू टाइप का रहे जिसमें आप आसानी से समझ पाएँ। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है भारत का संवैधानिक विकास। लिखिएगा भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, ये आपको यहाँ पर हेडिंग करना है। अब हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की। भारत का संवैधानिक विकास। अगर भारत का संवैधानिक विकास देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले देखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, फिर आपको देखने होंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, तो इनके द्वारा जो पारित अधिनियम है ये आपके 1773 से कब तक है, 1773 से 1853 तक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपके ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम तो यहाँ पर आपको दूसरा लिखना है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, ये आपके कब से कब तक रहे हैं, तो ये रहे आपके 1858 से, जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से। उसमें मैंने समझाया हुआ है सारी चीज़ें, तो आपको याद रखना है। कब तक रहा, 1947 तक, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उनको, यानी कि हम इस वाले सेगमेंट को आज कवर करने वाले हैं। ठीक, अगर टाइम रहा तो मैं इसको भी कवर करा दूंगी आज ही। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब हेडिंग करिएगा आप लोग यहाँ पर ऊपर कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। ठीक, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में सबसे पहले जो आपको देखना है वो आपको देखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पारित अधिनियम कब से कब तक हैं, 1773 से आपके 1853 तक हैं। ठीक, सो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, एक्ट, क्या खासियत रही इस एक्ट के बारे में, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विशेषताओं में लिख लेना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ओके, एंड दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है,
इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। इसमें आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी एक्ट के तहत एक मिनट में पेन थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, 1 सेकेंड बस, हो गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता, लग ही नहीं रहा है कि हुआ भी है, चलिए कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 1774 में, कब? 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, इसमें कुल आपके कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लिख लीजिएगा कॉमा लगा के, सॉरी मैंने अब वहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपके 1774 में, कब? 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है कब की गई थी। ठीक है, एग्जाम में आपको जरूर से 1773 ऑप्शन रहता है और अक्सर लोगों को यही लगता है, बट ऐसा है नहीं। तो ये हुआ आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लिख लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर हेडिंग करना है पिट्स, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा एक्ट है बस। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब का? 1784 का। क्या खासियत रही इसकी, क्या विशेषताएं रही हैं, इसको हम देखने वाले हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत जो कंपनी थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे, इनको जो है अलग कर दिया गया था। तो यही खासियत आपको इनकी याद रखना है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं इस तरीके से लिख दे रही, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया, गया लिखा है, ठीक है, गया। और इसी एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए आपका जो है नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, इसका गठन किया गया। तो ये पूछा जाता है आप लोगों से कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया था और किस लिए किया था? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए। और आपका जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसके तहत किया गया था। ठीक है, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे आप नियंत्रण बोर्ड कहते हैं हिंदी में, नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं 1786 का अधिनियम। तो हेडिंग करिएगा 1786 का अधिनियम।
इसमें आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है, इस एक्ट में, इस अधिनियम में आप लोगों को क्या याद रखना है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये पूछा जाता है आपसे कि किस अधिनियम के अंतर्गत आपके गवर्नर जनरल को अपने जो परिषद है उनके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, तो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दिया गया या फिर प्रदान किया गया, आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, याद रखिएगा। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को, मैं इस तरीके से लिख दूं, गवर्नर जनरल, आप समझ जाइएगा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, क्या, प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। प्रदान लिखा है, ठीक है, की गई। अब बात ये आती है कि ये दोनों अधिकार, कौन सा अधिकार, कि अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, और साथ ही साथ प्रधान सेनापति की शक्तियाँ एक जो अधिकारी हैं इनको दी गई थी, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लिख लीजिएगा कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1786 का अधिनियम। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं आपका 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक, सो हेडिंग करिएगा 1793 का चार्टर एक्ट। क्या खासियत रही इसके बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के अधिकार जो थे, इन अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इतना ही याद रखना है इसके बारे में, ये अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1813 का चार्टर एक्ट, क्या विशेषता है इसकी, 1813 के चार्टर एक्ट की। इसमें आपको याद रखना है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का इसमें जो है प्रबंधन किया गया। यही आपसे पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर एक वर्ष में, प्रति वर्ष मतलब 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। क्योंकि ये बार बार क्या करते थे ब्रिटिश लोग, एक लॉलीपॉप हम लोग को देते रहते थे। जैसे यहाँ पर एक लॉलीपॉप दे दिया, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे शिक्षा पर, ऐसे बीच बीच में लॉलीपॉप देते रहते थे। ठीक, उस टाइम इतनी अवेयरनेस तो थी नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि पहली बार, इसी तरीके से आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। ठीक है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंधन किया गया। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को विशेषता याद रखनी है इस एक्ट की कि कंपनी के जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार थे, कि सिर्फ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर अपना व्यापार कर सकती है, तो इस व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा गया है इवन आपकी परीक्षाओं में, ये कंपनी के
भारतीय व्यापार, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। सो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ 1833 का, 1833 का, 1 मिनट, फिर से पेन ब्लिंक कर गया, का चार्टर एक्ट। क्या इनकी खासियत रही है 1833 के चार्टर एक्ट की? तो आप लोगों को यहाँ पर जानना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है चार्टर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, किसका? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये गवर्नर जनरल लिखा है। ठीक है, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बना दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सो आपको नेक्स्ट लाइन में मैं लिखने वाली हूँ, भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। ठीक, पूछा जाता है कई बार आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसी एक्ट में आपको याद रखना है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिए आप लोग, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उन्हें केवल राजनीतिक कार्य करने का ही अधिकार दिया गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के समस्त जो व्यापारिक कार्य इनको समाप्त कर दिया गया? तो ये है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको। इस एक्ट के तहत कंपनी के, थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये टफ लगा था पहले, लेकिन धीरे धीरे आप जब इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना कि एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, समझने की। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को, यहाँ देखिए समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया है। ठीक है, कार्यों को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में केवल, मतलब भविष्य में केवल जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल राजनीतिक कार्य कर सकती थी। ठीक, उसे केवल, उसे का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये हुआ आपका, इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। गवर्नर जनरल जो थे आपके, गवर्नर जनरल की परिषद में, इनकी जो परिषद थी, इनकी परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य था, इसको सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में आपका शामिल किया गया था। तो यही पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसे कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो मैकाले को किया गया था। ठीक है, मैं एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे क्या लिखना है? आगे आपको लिखना है सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में
ये नीचे वाला थोड़ा सा नहीं ठीक से लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टैब है उसकी स्क्रीन रहती है, अगर कहीं प्रेस हो जाता है तो पूरा स्क्रीन चली जाएगी और फिर पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। एक दो बार मेरे से ऐसा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग इसको समझ जाइएगा जो मैं बोल रही हूँ कि मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में आगे आपको लिखना है, रूप में शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। ठीक, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। हेडिंग करिएगा 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। लिखिएगा विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए भारतीय या फिर केंद्रीय बोल सकते हो आप इसको, भारतीय विधान परिषद, विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, साथ ही साथ सिविल सेवकों की जो भर्ती और चयन हेतु प्रतियोगिता थी, तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, सिविल स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, सिविल सेवकों की भर्ती, किसकी? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो ये हुए आपके सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों को। सो हेडिंग करिएगा आप लोग ऊपर, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है भारत शासन अधिनियम 1858। लिखिएगा भारत शासन अधिनियम। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल चीज़ों को बताया जाए, सिंपल से सिंपल भाषा में, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर लगता है बहुत लोगों को, इसको याद कर पाना बहुत टफ होता है। बट आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है नीचे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश महारानी, कौन थी ब्रिटिश महारानी? ब्रिटिश महारानी थी आपकी महारानी विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया जी, विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल जो था आपका, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? गवर्नर जनरल पढ़ते आ रहे थे ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम थे, वहाँ पर आपने क्या पढ़ा? गवर्नर जनरल। यहाँ पर आके गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत का वायसराय कर दिया गया। ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। गवर्नर जनरल के, मैं गवर्नर जनरल को इस तरीके से लिख दूँ, गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। ठीक, अब बात ये आती है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग है कि, ठीक है, कैनिंग गा। ठीक है, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन बना?
लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था, ये पूछा जाता है आपसे। ओके, साथ ही साथ आपके जो नियंत्रण बोर्ड थे उसको समाप्त कर दिया गया। जो आपने वहाँ पर पढ़ा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड को कर दिया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, लिखिएगा यहाँ पर आप लोग दूसरा भारत परिषद। इस बीच आपके और भी एक्ट लाए गए, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपको महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न आता है, उन्हीं पर आपको ध्यान लगाना है अपना। बाकी चीज़ों पर ध्यान अभी नहीं लगाना है, अभी टाइम इतना नहीं है। ठीक, सो इसमें क्या हुआ था, आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि आपके जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इनमें भारतीय सदस्यों को, जो आपके इंडियन मेंबर थे, इनको जो वार्षिक बजट था इस पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने को दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके वार्षिक बजट पर बहस करने भारतीय सदस्यों को खासकर और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया, तो 1892 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है इनकी क्या खास विशेषता रही, मैं आपको बता चुकी हूँ। लिखिएगा आप लोग कि केंद्रीय विधान परिषद, ये वही केंद्रीय विधान परिषद है जिसको 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अभी अभी पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक, चार्टर एक्ट के, लिख लीजिएगा, के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से, किससे? गवर्नमेंट जो उस टाइम थी, कौन गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट थी ही कहाँ, ये तो राज कर रहे थे खाली देश पर। तो इनसे प्रश्न पूछने का, देखिए फिर से इन्हें लॉलीपॉप दिया कि आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और जो बजट है उस पर बहस कर सकते हैं। ऐसे बीच बीच में लॉलीपॉप देते रहते थे और बस हम लोगों से काम निकलवाते थे अपना। ठीक, का अधिकार भी दिया गया। ठीक, महत्वपूर्ण है ये बिंदु, याद रखिएगा। एक और आपको याद रखना है कि जो निर्वाचन पद्धति है इसका आरंभ किया जाना इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना। निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना इसी की विशेषता है, इसी अधिनियम की, लिख लीजिएगा, इसी अधिनियम की विशेषता है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसे कहते हैं हम लोग, वो। ठीक, तो भारत परिषद अधिनियम डाल लीजिएगा हेडिंग आप लोग, भारत परिषद अधिनियम, कौन सा? 1909, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ओके, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसी में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन के आधार पर, किसके आधार पर? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आपसे पूछा जाता है
कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो वो आपका 1909 का अधिनियम था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, एक मार्लिमिंटो में, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सॉरी, मेरे से हट गया स्क्रीन, अब आप लोगों को फिर से लिखना होगा। आप लोगों को लिखना है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ओके। और इसी अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। ये आपको लिखना है। इसी अधिनियम में पहली बार, ठीक है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पूछा जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई? तो इसी के द्वारा अपनाई गई। आगे लिख लीजिएगा, अपनाई गई। ठीक। साथ ही साथ पहली बार केंद्र में द्विसदनीय जो आपकी व्यवस्था थी उसको स्थापित किया गया। और इसमें आपको याद रखना है कि इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है आपकी लागू की गई। कहाँ पर? प्रांतों में। पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत आपकी स्थापित की गई? तो इसी अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। ठीक है, शासन प्रणाली स्थापित की गई। ठीक, ये हुआ आपका भारत शासन अधिनियम 1919। अब आगे आप लोगों को यहाँ पर देखना है कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, लिखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें हमारी संविधान में ली गई हैं। कई बार आपको पूछा जाता है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो लिखिएगा यहाँ पर, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्रोत है। और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम लिखिएगा, सर्वप्रथम आपका जो है भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई।